हेलो दोस्तों, जैसा कि आज मैं आपको इतिहास के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आज एक मॉडर्न सिनेरियो जो इस समय चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोगों के सामने यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, और भी धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। आज मैं आपको भारत और रशिया, पहले वो यूएसएसआर था तो मैं इसको यूएसएसआर लिख दे रहा हूं, सोवियत सोशलिस्ट सोवियत संघ बोल सकते हैं। सोवियत, चलिए मैं बात बताता हूँ। भारत और यूएसएसआर या रशिया के जो संबंध है वो इतने ज्यादा गहरे क्यों हैं, तो हम एक बार मान लेते हैं। आज डेट है 1945 का समय चल रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 आज खत्म हो गई है। जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा, शायद अगस्त में 1945 को अमेरिका ने अटैक किया था नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से। तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। भारत आजादी के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है, अभी तक आजादी मिली नहीं है। तो अब विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सिनेरियो क्या बनता है? सिनारियो बनता है कि ब्रिटेन का एम्पायर, ब्रिटानिया साम्राज्य पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। अब यह ब्रिटिश एम्पायर वो एम्पायर नहीं था जो अभी तक था, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया। अब जो शक्ति का केंद्रीकरण है वो चेंज हो चुका है। अब पूरे विश्व में 2 महाशक्तियों का जन्म हुआ है, एक यूएसएसआर और एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसएसआर और यूएसए दोनों अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चल रहे थे। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। तो पूरे दुनिया को ये आजादी के लिए एक साथ ही संघर्ष किए। अब क्या था, लेकिन यूएसए कम्युनिज्म का पुरजोर विरोध कर रहा था। यूएसए चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा देश डेमोक्रेटिक बने, और ऐसे समय में भारत की स्थिति क्या थी? भारत को दोनों लोग चाहते थे कि भारत मेरे पक्ष में आ जाए या मेरे पक्ष में आ जाए। ऐसे समय में चाइना कम्युनिज्म की तरफ चला गया। मतलब विश्व का कितनी बड़ी जनसंख्या और कितने विशाल क्षेत्रफल वाला एक देश कम्युनिस्ट बन गया, तो पूरी दुनिया के लिए खतरे का सिग्नल बन गया। तो अब शक्तियों का केंद्रीकरण या ध्रुवीकरण होने लगा था। यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड, एक महाशक्ति ये बन गई और एक महाशक्ति ये बन गई। इन्होंने क्या किया, तुरंत अपने अपने गुट बनाने स्टार्ट कर दिए। यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने बनाया नाटो, अटलांटिक चार्टर साइन करके नाटो बनाया। कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्टिकल 5 बोलता है नाटो का कि अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन ऑल। 33-34 देश हैं अभी इसमें। उसी तरह यूएसएसआर ने देखा कि ऐसा कर रहा है यूएसए, उसने भी अपने आसपास के मुल्कों से दोस्ती करके या ट्रीटी करके वार्सा पैक्ट साइन किया और एक गठजोड़ बनाया। ठीक है, अब 1947 आ गया, अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अब भारत की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी है। दोनों लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं कि हमारी तरफ आ जाए, भारत हमारी तरफ आ जाए। भारत ने क्या बोला, हम नाम की पॉलिसी अपनाएंगे। नाम की पॉलिसी मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के भी अगेंस्ट में नहीं रहेंगे। पंडित नेहरू एक आदर्शवादी व्यक्ति थे, आदर्शों में विश्वास रखते थे। लेकिन आदर्श की एक खास बात होती है, ये जो आदर्श होते हैं ये सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, रियल वर्ल्ड में अच्छे नहीं लगते हैं। आदर्शवाद की पॉलिसी, आइडियलिज्म की पॉलिसी या नाम की पॉलिसी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई जब तक ये फेल नहीं हुई थी, जब तक पंडित नेहरू को मुंह की नहीं खानी पड़ी थी इंटरनेशनल फोरम में। क्यों? जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको एक लेक्चर में बताया हुआ था कि 2 गुटों में बटी हुई थी, तो उस समय में क्या था कि भारत को सब खींचना चाहते थे। पंडित नेहरू ने एक संघ बनाया और ऐसे देशों को इकट्ठा किया जो किसी भी राष्ट्र की तरफ जाना नहीं चाहते थे, वो स्वतंत्र और ऐसे मतलब
ऑप्शन के रूप में रहना चाहते थे कि किसी भी दुनिया दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना देखे। अब क्या हुआ कि अब जब हम बोलते हैं हम किसी के साथ नहीं है, हम निष्पक्ष हैं, तो जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है तो दोनों देश बोलते हैं कि यार ये तो उसकी तरफ जा सकता है, ये उसकी तरफ जा सकता है। उसका रीजन हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, मतलब ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं जो यूएसए और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। हमारा मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। हमने ज्यादातर चीजें वेस्ट से उठा के ली है और डॉक्टर अंबेडकर वेस्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा ग्रहण करने का जो सबसे बड़ा मौका मिला वो वेस्ट में ही मिला, और जबकि पंडित नेहरू थोड़े से टिल्टेड थे यूएसएसआर की तरफ। तो यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही भारत को लेके अचंभित थे। अचंभित क्यों थे? क्योंकि वो मैंने आपको बता ही दिया है, डाम की पॉलिसी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, लेकिन इसका नुकसान क्या था कि जब चाइना ने भारत पर अटैक किया तब दोनों में से कोई भी भारत का सपोर्ट करने नहीं आया। क्यों? दोनों को एक दूसरे पर डाउट था कि यूएसएसआर सोच रहा था कि भारत यूएसए की तरफ जाएगा और यूएसए सोच रहा था कि भारत यूएसएसआर की तरफ जाएगा। पंडित नेहरू जब 1962 की वॉर के बाद की हार के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो गए, उनकी सेहत गिर गई, क्योंकि आदर्शों की एक खास बात होती है कि जब तक ये पूरी तरीके से असफल नहीं होते हैं तब तक बहुत ज्यादा सफल माने जाते हैं और एकमात्र उम्मीद यही मानी जाती है। उसके बाद हमारी लीडरशिप चेंज होती है, समझ में आता है कि नाम की पॉलिसी रियल वर्ल्ड में नहीं लागू की जा सकती, ये सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। तो पहली बार हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको आगे बढ़ाने का जो मुख्य किरदार, जो मुख्य रोल निभाया वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने निभाया। उन्होंने ही भारत को मिलिट्राइज करना स्टार्ट किया और फूड सिक्योरिटी देनी स्टार्ट करी, जय जवान जय किसान का नारा दिया। यूएसएसआर से स्ट्रेटेजिक संबंध भी बनाने की कोशिश करी, यूएसएसआर को विश्वास दिलाया कि भारत एक सेक्युलर देश है, और ये भी धीरे धीरे सबको पता चलने लगा था कि भारत हो सकता है सोवियत संघ को ज्वाइन कर ले। तो ऐसे समय में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोवा को कैप्चर किया, गोवा को पुर्तगालियों से छीना, क्योंकि पुर्तगाल सबसे लास्ट में आजाद हुआ था। तो आप एक तरफ ये देखिए, पंडित नेहरू नाम की पॉलिसी अपना रहे हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है, ये सभी जानते हैं, ये भी जानते थे, ये भी जानते थे। यूएसए को समझ में आ गया था कि इंडिया धीरे धीरे यूएसएसआर की तरफ जा रहा है। तो जब भारत ने गोवा पर अटैक किया तो यूएसए ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के अगेंस्ट में रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी थी, तब भी हमारा सपोर्ट किया था यूएसएसआर ने। यूएसएसआर ने उस रिजोल्यूशन को वीटो कर दिया था। अब वीटो करने से क्या हुआ कि वो रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। वो फर्स्ट इंस्टेंस था जब भारतीयों को समझ में आया कि हमें भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनानी ही पड़ेगी। इसको आगे ले जाने का काम मैडम इंदिरा गांधी जी ने किया। उन्होंने पहली बार इतिहास में यूएसएसआर से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप साइन की, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, वो हम बाद में आते हैं। जब शास्त्री जी ने यूएसएसआर की विजिट करी तो वहां के तत्कालीन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे निकिता खुश्चेव करके, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि भारत एक मतलब जब भी मदद के लिए आवाज देगा, यूएसएसआर पूरी हिम्मत के साथ भारत का सपोर्ट करेगा। जैसा कि 71 की वॉर में आपको पता है कि पूरी दुनिया जब हमारे अगेंस्ट में थी, उस समय भी भारत के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई थी, लेकिन रशिया ने बिल्कुल भी पास नहीं होने दिया था। जब भी भारत को मदद की जरूरत पड़ी है, यूएसएसआर ने आगे बढ़कर सपोर्ट किया है। आप ये समझिए 61 या 62 में यूएसएसआर ने भारत को अपनी सबसे
अपनी क्या विश्व की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस किया था, जिसको हम लोग MiG-21 बोलते हैं। उसका बदला हुआ नाम बाइसन भी है। MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट आज भी खतरनाक दिखता है। आप ये समझिए 61 के समय में वो तो दुनिया के लिए हाहाकार था। जब लोग एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते थे, तब यूएसएसआर ने अपनी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत को दी थी। और जब भी भारत को जरूरत पड़ी है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए फ्यूल की जरूरत हो, या इंडस्ट्री सेटअप की जरूरत हो, या फिर युद्ध में मदद की जरूरत हो, फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत हो, आर्म्स एम्युनिशन की जरूरत हो, किसी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में चेंज की जरूरत हो, हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो भी यूएसएसआर से ही प्रेरित है। और यूएसएसआर ने भारत को खड़े होने में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। और ये दो मुहा सांप है यूएसए, ये भारत, ये आस्तीन का सांप है, ये कभी भी किसी को भी डर सकता है। इसने तो सीधे सीधे अपनी फॉरेन पॉलिसी एक ही बना रखी है, हाँ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब जिसमें अमेरिका का हित होगा वही पॉलिसी अपनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।